गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसोर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत। आज हम 9th क्लास के विज्ञान विषय का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे थे। कल वीडियो नंबर फर्स्ट में आपने देखा था, उसका एक बार दोहरान करते हैं, फिर आगे आपको मेथड प्रोवाइड करते हैं। अब अगला चैप्टर अपना क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। कल आपने जनरली देखा था कि कोशिका सजीवों की क्रियात्मक एवं संस्थात्मक क्या होती है, इकाई होती है। इकाई का मतलब एक क्या है, शुरुआती आधार, एक एकल इकाई के रूप में काम करने, आधार के रूप में काम करने वाली चीज है। जैसे आपको कल मैंने उदाहरण देके बताया भी था कि कोई भी आप इमारत बनाते हो, मकान बनाते हो या कमरा बनाते हो, उसकी आधारभूत इकाई क्या है, ईंट है। क्या है, ईंट। किसी भी इमारत की आधारभूत क्या है, ईंट है। एक ईंट सारी मिला के साथ साथ पूरे भवन का निर्माण अपन करते हैं। इसी प्रकार से किसी भी जीव की उत्पत्ति की बात करें या जीव की कल्पना करनी है तो उस पर कल्पना करने से पहले उसके बारे में ये जानना जरूरी है कि उसमें किस प्रकार उसका निर्माण हुआ है, किस प्रकार की कोशिका इसमें उत्पन्न हुई, तो उनको अपन ने अध्ययन करना आवश्यक था। तो देखते हैं कोशिका की सर्वप्रथम खोज का कार्य आपको जाता है। आपने देखा था सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज लिवन हॉक ने की। उसके बाद में आप देखते हो जैसे जैसे टेक्निकल प्रोसेस जनरेट होते जाते हैं वैसे वैसे कोशिका में विशेष विभिन्न प्रकार की खोजें देखने को आपको मिलती थी। आपने ये भी देखा कि कोशिका किसी भी जीव को कोशिका की संख्या के आधार पर आपने देखा कि जैसे एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है तो जीवों की हलचल या मूवमेंट के आधार पर जीवों को दो कैटेगरी में बांटा था, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, ऐसे जीव जिनके पूरे शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बताया था अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। जितनी भी प्रकार की जैविक क्रिया अमीबा एक कोशिका द्वारा क्या करता है, संपन्न करता है। जैविक क्रिया किसे कहते हैं, कल मैंने बताया था किसी जीव को जीवन यापन करने के लिए अपने गए स्टेप जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, भोजन है, आराम है, जितने भी प्रकार के प्रजनन है, तो सारे कई प्रकार की क्रिया आपके संपन्न होती है जैविक प्रक्रम के अंतर्गत। तो वो सभी को संपन्न करने में केवल एक कोशिका सक्षम हो जाती है, उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, कई प्रकार के जीवाणु भी होते हैं, तो उनके बारे में आपने कल थोड़ा बहुत स्टडी किया था। और बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनमें शरीर का निर्माण करने के लिए बहुत सारी कोशिका होती है और प्रत्येक कोशिका का भिन्न भिन्न कार्य होते हैं और कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के अंगों का निर्माण करते हैं, ऊतक बनाते हैं, ऊतकों से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनता है और तंत्र अलग अलग कार्य करता है। उसके बारे में कल आपको मैंने बताया था। जैसे अपन बात करते हैं, मान लो आपको उत्सर्जन तंत्र की बात की जा रही है। किसकी, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के क्या कार्य आप जानते हो, शरीर में विभिन्न प्रकार के भोजन के पाचन के दौरान अपशिष्ट पदार्थ शेष रह जाते हैं। अपशिष्ट पदार्थ उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उससे पदार्थ को क्या किया जाता है, बाहर रिड्यूस किया जाता है। तो एक प्रकार का सिस्टम काम करता है, एक प्रकार का तंत्र काम करता है, उसे कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। और उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, न्यूरॉन। क्या हो जाएगी, सॉरी नेफ्रॉन। और न्यूरॉन होती है तंत्र के तंत्र की सबसे छोटी इकाई। और नेफ्रॉन क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन मतलब किडनी, जो एक प्रकार का कार्य करेगी। नेफ्रॉन जो उसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, वो एक उत्सर्जन तंत्र की एक सबसे छोटी इकाई है। उनके बारे में हमने कल डिस्कस करके देखा था। आज अपन देखेंगे किसी भी जीव की उत्पत्ति हुई है, किसी भी जीव की अपन बात करें उनकी उत्पत्ति का सर है एक कोशिका में। सबसे पहले एक कोशिका आधार रही है, फिर बाद में धीरे धीरे जाके आगे से आगे कोशिका विभाजित होती रहती और फिर बाद बहु कोशिका जनरेट हो जाती और फिर अलग अलग कार्य करने लगती है और उसके आधार पर बहु कोशिकीय जीव का भी निर्माण होता है। अर्थात अपन के अगले सेंटेंस के रूप में आगे देखोगे आप, किसी जीव की उत्पत्ति प्रारंभ में एक कोशिका से होती है।
होती है जो उसकी आधारभूत इकाई होती है। किसी भी जीव की उत्पत्ति की बात करें तो किसी भी जीव की उत्पत्ति प्रारंभ में एक कोशिका से होती है। जैसे मनुष्य की बात करें या किसी भी जीव की बात करें तो उनकी प्रारंभ में क्या होती है, एक कोशिका होती है और एक कोशिका फिर बाद में दूसरी कोशिका के साथ मिलके एक, जैसे आपके एक व आप बात करें शुक्राणु व अंडाणु मिलकर एक कोशिका का निर्माण करते हैं। फिर बाद में उसमें क्या होता है, विदलन होता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रकार के निर्माण स्टेप में उन कोशिका विभाजन होता है और फिर बाद में धीरे धीरे अंगों में विभाजन होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। परंतु देखते हैं प्रारंभ में एक कोशिका से जीव की उत्पत्ति होती है और वही उसकी क्या होती है, आधारभूत इकाई के रूप में मुख्य भूमिका निभाने का कार्य करती है। अपन देखते हैं प्रत्येक कोशिका होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका की क्या होती है, संजात कोशिका होती है। जैसे पूर्ववर्ती कोशिका उनकी जो क्रियाकलाप, जो घटना, जो उनके गुणधर्म होते हैं वो गुणधर्म सारे प्रदर्शित करने में उनकी भूमिका रहती है। उसको अपन रिप्रेजेंट करके देख रहे थे। अपन बात करते हैं, जैसे आप जानते हो कि किसी जीव की उत्पत्ति प्रारंभ में एक कोशिका से होती है, ये मैंने आपको बता दिया है, जो उसकी आधारभूत इकाई का काम करती है। परंतु वही कोशिका जो आपके आधारभूत इकाई थी जो पुनः विभाजित होकर बहुकोशिकीय जीव का निर्माण करने में भूमिका अपनी अदा करती। बहुकोशिकीय जीव का निर्माण करने में भी एक कोशिका वही थी, वो फिर बाद में आगे से आगे विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के जीव की उत्पत्ति में मुख्य भूमिका निभाती। दिमाग बात है, सभी कोशिका अपनी पूर्ववर्ती मतलब जो जिस कोशिका से उसका निर्माण हुआ है उसी से उत्पन्न होती है और उनके सारे गुणधर्म प्रदर्शित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। देखो क्या, किसी भी जीव की उत्पत्ति की बात करें तो एक कोशिका से होती है और उनके आगे से आगे विभाजन होकर बहुकोशिकीय जीव बनाते हैं। परंतु बहुकोशिका में पूर्ववर्ती कोशिका के गुणधर्म पाए जाते हैं। परंतु आप देखोगे कोशिका के विशिष्ट कार्य एवं विभिन्न प्रकार की क्रिया विधि के आधार पर उनकी आकृति आकार क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जितने भी प्रकार की कोशिका होती है उनके विशेष कार्य, जैसे हम देखते हैं कोशिका की आकृति एवं आकार उनके कार्य के अनुरूप भिन्न होती है। कोशिका की आकृति एवं आकार उनके कार्य के अनुरूप भिन्न होते हैं। जैसे आप देखते हो विभिन्न प्रकार की कोशिका, जो कोशिका होती है उनका आकार एवं कार्य किस प्रकार से काम पाई जाती है, उनकी क्रियाविधि एवं रिएक्शन के अकॉर्डिंग उनका आकार एवं आकृति क्या हो जाती है, बदल जाती है। जो जैसा कार्य करेगी उसके अनुरूप उसका आकार हो जाता है। जैसे कुछ कोशिका की बात करते हैं उन पर आपके डायरेक्ट मैटर देखिए। कुछ प्रकार की कोशिका जैसे सिकनी कोशिका जो पाई जाती है पाचन क्रिया में काम आती है। पाचन क्रिया में काम आने वाली कोशिका होती है सिकनी कोशिका, जो मतलब भोजन को पाचन करने के लिए मतलब आगे से आगे मतलब आराम से भोजन सप्लाई होता रहे, आमाशय से पैदा होने वाली कोशिका होती है सिकनी कोशिका। और रुधिर कोशिका जो आपके रुधिर में पाई जाने वाली कोशिका, इसमें भी रुधिर कोशिका में विभिन्न प्रकार की कोशिका होती है। आप जनरली आप जानते हुए 3 प्रकार के रुधिर संचरण के देखें तो इसमें मुख्य रूप से 3 तो आप जानते हैं, WBC और RBC और एक हो जाएगी प्लेट्स। ये मुख्य रूप से तो आपको होती है, परंतु उसके उपरांत भी WBC की पार्ट की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे प्रकार की अलग अलग प्रकार की कणिका होती है। लिम्फोसाइट, इओसाइट, कियोसाइट,
बहुत प्रकार के नाम आपके अंदर होंगे, तो अगले पार्ट में आएगा उसको अपन विस्तार रूप से पढ़ेंगे भी। परंतु डब्ल्यूबीसी का आपको पूरा नाम पूछे, डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या हो जाएगा? सफेद रुधिर कणिका, सफेद रुधिर कणिका हिंदी नाम हो जाएगा। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम आपको याद रखने के लिए बोले या आरबीसी का पूरा नाम पूछे तो क्या हो जाएगा? सफेद रुधिर कणिका, ये नाम किसका है? डब्ल्यूबीसी का। और आरबीसी का क्या हो जाएगा? लाल रुधिर कणिका। बात रहेगी जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, तो इस नाम से इसको जाना जाता है। तो रुधिर की बात करते हैं, रुधिर में अलग अलग प्रकार की कोशिका होती है, उनके कार्य भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं और उसके अनुसार उनका आकार में आकृतियां निर्भर करती है। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका जिसको बोलते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन जो न्यूरॉन आपको पूछा जाता है तंत्रिका तंत्र की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या है? तो आप क्या बताओगे? न्यूरॉन। क्या बताते हैं? न्यूरॉन को। और उसका आकार कैसा होता है? ऐसे एक मतलब जालीनुमा आकार होता है, आगे से मतलब चम्मच टाइप ऐसा मतलब फैली होती है और फिर बाद में पूंछ टाइप, तो इसका आकार एक अलग टाइप में आपको फील होता है। तो इस प्रकार की आकृति भी एक प्रकार कोशिका की, इसकी अपने जो मस्तिष्क में पाई जाने वाली या तंत्रिका तंत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अपने सूचना को या संवेदना को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखती है। जैसे अपने हाथ में कोई कील लगी तो कील लगते ही कोई एकदम हाथ हटाते हैं तो अपनों क्या महसूस होता है? संवेदना, संवेदना को जो एक्टिव करने आगे संदेश भेजने का काम करती है वो काम करती है न्यूरॉन्स। कौन? न्यूरॉन। जो किसमें पाई जाती है? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, इस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, इसका आकार भी अलग है और कार्य भी अलग है। उसके बाद बात करते हैं अंडाणु। अंडाणु कैसा होता है? गोलाकार। जो अंडाणु जो शुक्राणु को पोषण प्रदान करके शुक्राणु को बढ़ाता है और फिर बाद में उससे क्या होता है? जीव की उत्पत्ति होती है। अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में दोनों है एक कोशिका, परंतु जब तक दोनों आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं तो फिर बाद में एक कोशिका का निर्माण हो जाता है जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? युग्मक। और युग्मक के बाद में आगे देखते हैं तो फिर वो बहु कोशिका में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है और ब्रसुला ब्रसुला अलग अलग अवस्था में कन्वर्ट होता है और फिर बाद में जीव की उत्पत्ति होती है। परंतु प्रारंभ में देखते हैं अंडा होता है एक कोशिका और शुक्राणु भी क्या होता है? एक कोशिका। शुक्राणु इस पे नहीं करता है और इसी के शुक्राणु के सिर से क्या होता है? जो भी जीव होता है उसके हेड का निर्माण होता है और मुंह से क्या होता है? अन्य पार्ट का निर्माण होता है। और ये क्या है? अस्थि कोशिका, जो अपने शरीर में पाई जाने वाली हड्डियों में पाई जाने वाली कोशिका ये होती है अस्थि कोशिका। और ये वसा कोशिका जो आपके दंड आंखें आंखों उसमें पाई जाती है, उसमें पाई जाने वाली वसा कोशिका इस प्रकार की एग्जिस्ट करती है, इस प्रकार की संरचना दिखाई जाती है। तो ये आपने देखा है कोशिका के विभिन्न प्रकार के कार्य का आधार पर उनकी आकृति एवं आकार भिन्न भिन्न होता है और उनके कार्य भी क्या होते हैं? अलग अलग। और बहुकोशिकीय जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, परंतु उनके बार बार विभाजन होने से बहुकोशिका का निर्माण होता है। परंतु जितने भी प्रकार की कोशिका होती है वो पूर्ववर्ती कोशिका के समान गुणधर्म प्रदर्शित करने का कार्य करती है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना आगे मैटर बढ़ा रहे देखिए। देखिए अब बात करते हैं अपन कोशिका के संगठन के आधार पर इसमें मुख्य इसके कौन कौन से घटक होते हैं उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कोई भी कोशिका होती है उसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं और उनकी कोशिका में क्या योगदान रहता है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए अपन देखते हैं कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका का संरचनात्मक संगठन देखिए, बेसिकली इसका संगठन देखें तो ये संगठन क्या होता है? सामान्यतः कोशिका मुख्य संगठन के घटक तीन है, कोशिका झिल्ली, केंद्र और कोशिका द्रव्य। कोई भी अपन ने जनरली कोशिका आपने बना रखी, कोई भी जैसे किसी भी की कोशिका बना रखी, पादप कोशिका ली या जंतु कोशिका ली, कोई भी ले रखी है, उसकी सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत
ये बाहरी परत क्या कहलाएगी आपकी, ये बाहरी परत वो कहलाएगी आपकी कोशिका झिल्ली। क्या कहलाएगी, कोशिका झिल्ली। कोशिका के बाहर जो एक कवच के रूप में काम करती है वो कहलाएगी कोशिका झिल्ली। और इसके अंतर्गत जितना भी प्रकार का मटेरियल होता है, जो भी सामग्री आपको देखने को मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, अंतःपद्धति जालिका है, ऐसे बहुत सारे पार्ट, वो सारे किस में आ जाएंगे, कोशिका द्रव्य के अंतर्गत। क्या जाएगी, जो भी इसके अंतर्गत पार्टिकल आपको दिखाई देता है मटेरियल, तो वो सारा क्या जाएगा, कोशिका द्रव्य। क्या रहेगा, कोशिका द्रव्य। या आप सामान्य भाषा में बोलेंगे कोशिका। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जैसे जितने भी प्रकार के कोशिकाएं हैं वो सारे कोशिका द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। और इसके सेंटर में पाया जाता है क्या, केंद्र। सेंटर में क्या पाया जाता है, केंद्र। ये क्या रहेगा, केंद्र। जनरली तो कोशिका सामान्य डायग्राम आपको बना के बताया कि कोशिका किस प्रकार से एग्जिस्ट करती है, क्या उनके गुणधर्म है, और उनको एक एक ओपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखोगे आप कोशिका के मुख्य घटकों की बात की, कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है। जितना भी अंदर मटेरियल होता है वो सारा कोशिका द्रव्य, और जो बीच में एक सेंटर के रूप में दिखाई देता है वो होता है उसका केंद्र। देखते हैं अपन फर्स्ट अपन स्टडी कर रहे हैं पहले टॉपिक को। जैसे कोशिका झिल्ली होती है उसको अपन किस नाम से जाना जाता है, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है। तो आप देखते हो इसकी विशेषता होती है, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत जो कोशिकाओं के जितने भी घटक व पर्यावरण दोनों को अलग अलग करने का कार्य करती है। जितने प्रकार के बाहरी परिवेश में जो भी पदार्थ हैं उनको तथा कोशिका के अंदर दोनों को सेपरेट करने का काम कौन करती है, कोशिका झिल्ली। दिमाग बात रहेगी। इसको देखते हैं अपन। जनरली ये पदार्थों के आदान प्रदान करने में वर्णात्मक तथा पारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। यहाँ पे ये दो वर्ड आए, इसका आपका क्या तात्पर्य, वर्णात्मक तथा पारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। अर्थात आप कह सकते हैं वर्णात्मक मतलब कोशिका को जिस तत्व की आवश्यकता है उसको क्या करेगी, ऑब्जर्व करेगी, और जिसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको क्या करेगी, बाहर निकालेगी। मतलब पदार्थों को चुनने का काम करेगी, कौन सा कोशिका को पदार्थ की आवश्यकता है और कौन सा पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, तो उसको सेलेक्ट करके अंदर लेती है। और पारगम्य झिल्ली का काम करती है। पारगम्य मतलब पदार्थों को आने भी देती है और बाहर भेजने का भी काम करती है। दोनों प्रकार का काम करने में मुख्य भूमिका निभाती है। अपन देखते हैं कोशिका पर ये झिल्ली पाई जाती है तो इनकी अलग अलग कोशिका होती है, उन पर अलग अलग इफेक्ट होते हैं। और कई कोशिका झिल्ली में कोशिका द्रव मतलब पास द्रव को ऑब्जर्व करती है, कहीं बाहर निकालती है, कहीं पे किसी भी द्रव को उस पर इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। और कई प्रकार के जीव ऐसे भी होते हैं जो श्वसन क्रिया में विसर्जन की क्रिया द्वारा कोशिका के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं। तो उस पर अपन देखते हैं। देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे मैं बता रहा हूँ। देखिए देखिए अपन बात कर रहे थे कोशिका झिल्ली की। तो कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर पाए जाने जितने भी कोशिका या जीव कोशिका द्रव्य तथा वातावरण दोनों को अलग अलग सेपरेट करने में मुख्य भूमिका अदा करती है, ये आप जानते हो। अब देखते हैं और इसके बाद में क्या काम करती है। एक तो आपने देखा कोशिका झिल्ली होती है वो संरचनात्मक, वर्णात्मक एवं पारगम्य झिल्ली का काम करती है, जो पदार्थों को कौन सा सेलेक्ट करना है कौन सा नहीं करना है उस पर ये विशेष कार्य करती है। दूसरी कोशिका झिल्ली के माध्यम से जितने भी प्रकार के जीव होते हैं वो श्वसन क्रिया को भी संबोधित करते हैं। और श्वसन क्रिया किस पर आधारित होती है, विसरण की प्रक्रिया पर आधारित होती है। तो यहाँ पर मैं डाला विसरण। क्या मैं डाला है, विसरण। विसरण क्या होता है, जब हवा उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बिना किसी
बल के गमन करती है उसे अपन बोलते हैं विसरण। तो कोशिका होती है वह विसरण की क्रिया द्वारा वायु का आदान प्रदान भी करती है। कोशिका जैसे देखिए जब वायु उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बिना किसी बाह्य बल गमन करती हो उस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। दिमाग बात आएगी जब वायु उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बिना किसी बाह्य बल गमन करती हो उसे उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं अपन विसरण कहते हैं। विसरण पर लिखो विसरण पर आधारित ही सजीवों में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। ये अपन जनरली जानते हैं। देखिए विसरण की क्रिया द्वारा जीवों में क्या होती है श्वसन क्रिया संपन्न होती है। CO2 लेते हैं वातावरण से कई जीव CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को त्यागते हैं। पेड़ पौधे जीव जंतु कोई भी सजीव की बात की तो मान लो CO2 को त्याग दें तो कोई सजीव ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान या जो भी CO2 का आदान प्रदान होता है वो किस पर आधारित है गैसों का आदान प्रदान। श्वसन क्रिया के दौरान सजीव होते हैं वो वातावरण से ऑक्सीजन को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं और उत्सर्जन क्या करते हैं CO2। तो जब वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा उच्च होती है उच्च सांद्रता होती है और अपने बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा शॉर्टेज होती है तो वायु को अपना आसानी से उस सांद्रता नॉर्मल बिना बल के अपने हवा अपना पेट में चली जाती है ऑक्सीजन अंदर बॉडी में चली जाती है जिससे आपके बॉडी के जितने पार्टिकल व्यवस्थित कार्य करते रहते हैं। और जब आपकी बॉडी में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और वातावरण में CO2 कम मात्रा में तब उस सांद्रता से निम्न सांद्रता में ऑटोमेटिकली आपके फेफड़ों से वापस CO2 के आ जाते हैं बाहर। तो ये प्रोसेस सजीवों में श्वसन क्रिया विसरण की क्रिया विसरण पर ही आधारित है। विसरण की क्रिया द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है और विसरण में विशेष भूमिका निभाती है आपकी कौन कोशिका। दिमाग बात रहेगी। और दूसरा वर्ड है आपके प्रासरण। दूसरा वर्ड क्या है प्रासरण। ये क्या होता है इसको समझना। जब उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी विलयन का गमन होना जो किसके द्वारा पार्क में झिल्ली द्वारा उसको अपन बोलते हैं प्रासरण। क्या बोलेंगे प्रासरण। जब उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी विलयन का प्रवाहित होना या गमन होना जो किसी झिल्ली द्वारा ये याद रहे उसे बोलते हैं अपन प्रासरण। देखिए प्रासरण की घटना क्या होती है जब किसी अर्धपार्क में झिल्ली द्वारा उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की और विलयन का गमन होना
प्रासरण कहलाता है। प्रासरण किसे कहते हैं, विसरण किसे कहते हैं, दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, दिमाग में समझना, दोनों कंफ्यूज में जरूरत नहीं। इसमें ओनली फॉर विसरण में वायु की बात की जाएगी और प्रासरण में अपने द्रव की बात करेंगे। प्रासरण अर्धपारक में झिल्ली द्वारा होता है, जबकि विसरण डायरेक्ट कोशिका द्वारा होता है। तो अब इस पर आधारित कुछ देखते हैं। प्रासरण की क्रिया के दौरान जब ये द्रव्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है तो उस टाइम में कोशिका को दाब उत्पन्न होता है, उसे अपन बोलते हैं प्रासरण दाब। वो क्या होता है उसको अपन समझते हैं। और प्रासरण पर आधारित विलयन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। प्रासरण की क्रिया पर आधारित विलयन को कितनी कैटेगरी में बांट रखा है, 3। अलग प्राश्रय विलयन, उस प्राश्रय विलयन और समप्राश्रय विलयन। तो इसको 3 कैटेगरी को अपन स्टडी करेंगे। उससे पहले आप इसके कंसेप्ट ले लीजिए। देख रहे हैं आप, प्रासरण दाब के आधार पर विलयन को 3 कैटेगरी में अपन डिवाइड करते हैं। जैसे आप देखते हो अलग प्राश्रय विलयन, समप्राश्रय दाबी विलयन और अति प्राश्रय दाबी विलयन। तो इसमें क्या है, तीनों की परिभाषा क्या है, तो ऐसा विलयन जो कोशिका के अंदर प्रवेश करता हो, जिसकी सांद्रता क्या हो, जिसकी सांद्रता क्या हो, उस सांद्रता हो। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विलयन की तुलना में बाहरी विलयन की सांद्रता उच्च होती है, तब वो विलयन कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा और कोशिका के अंदर प्रवेश करने के कारण कोशिका क्या होगी, फैलेगी। कोशिका क्या होगी, फैलेगी। और कोशिका बोलते हैं क्योंकि कोशिका की सांद्रता कम होती है तथा विलयन की सांद्रता क्या होती है, उस होती है। उस कंडीशन में जैसे अंडा प्लस पानी, पहले अंडे पर एसिड डाल के अंडे का सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट को पहले हटा दो, फिर बाद में गर्म पानी के साथ अंडे को आप उबालोगे, अंडा क्या होगा, फूलेगा। क्या होगा, अंडा फूलेगा। और फिर बाद में अंडा फूलता है तो उस प्रकार के आप प्रासरण की बात करें, उसमें किस प्रकार का प्रासरण दाब लगाएगा, आप क्या कहोगे, अलग प्रासरण दाब, मतलब बाहरी दाब लगाने के कारण वो अंडा फूला है। जैसे किशमिश का फूलना, किशमिश को पानी डाल के किशमिश क्या होंगे, फूल जाएंगे। तो इसी प्रकार अलग प्रासरण की दाब की परिघटना पर आधारित होकर किशमिश फूलते हैं। दिमाग बात है, इसको विस्तारपूर्व से आप बड़ी क्लास में और विस्तारपूर्व से आपके मैं ट्राई करूँ। फिलहाल आपके शॉर्ट में यहाँ पे डर था, उसको आपको मैं एक बार रिप्रेजेंट करके बता दूं। देखिए समप्राश्रय दाब क्या होता है, कोशिका विलयन तथा बाहरी विलयन दोनों की सांद्रता क्या हो जाती है, समान। दोनों की सांद्रता समान हो जाती है, तब कोशिका में आप उस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कारण सांद्रता समान हो जाएगी। जैसे अंगूर और पानी को आप रख दो तो अंगूर पानी में किसी प्रकार से कोई क्रिया नहीं करेंगे, वो वैसे वैसे पड़े रहते हैं। और परंतु उसी अंगूर को आप सिन्नी के घोल में रखोगे तो अंगूर का पानी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है और अंगूर क्या हो जाएगा, फिसक जाता है। क्यों, क्योंकि वो विलयन की सांद्रता उससे और अंगूर के अंदर की सांद्रता क्या थी, कम। इसी के आधार पर यहाँ पे देखते हैं अति प्रासरणीय विलयन में कोशिका की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम, और विलयन की सांद्रता कम होने के कारण कोशिका का अंदर का द्रव बाहरी विलयन की तरफ जाता है। इसी कारण कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ेगी। कोशिका क्या होगी, सिकुड़ेगी। जैसे अंडा प्लस NaCl पानी में रखा तो अंडा क्या हो जाएगा, सिकुड़ के एकदम नॉर्मल हो जाएगा। और अंगूर प्लस चीनी घोल में रखा तो अंगूर के अंदर का पानी क्या आ जाएगा, चीनी के घोल में आ जाएगा और अंगूर क्या हो जाता है, फिसक जाते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार के क्रियाकलाप आप देखोगे। आगे की क्लास में आपके विस्तार से मैटर आप और पढ़ोगे। फिलहाल आपके सिलेबस में का शॉर्ट में उसको मैंने आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको मैटर को मेंशन करने का प्रयास किया है। इसके आगे आप देखोगे जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो लसीलीपन झिल्ली होती है। वो क्या होती है, लसीली होती है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के वसा, कार्बोनेट, प्रोटीन कई प्रकार के ऐसे पार्टिकल वस्तु जिसके कारण वो क्या होती है, लसीलीपन पाया जाता है। और दूसरा देखते हैं कोशिका झिल्ली का लसीलापन होने के कारण कई प्रकार के एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से क्या करते हैं, भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। क्योंकि भोजन के चारों तरफ क्या बनाते हैं, स्वाद बनाते हैं और फिर बाद में भोजन को अंदर ले लेते हैं। इसी के एग्जाम्पल पे देखते हैं आप केसुआ, अमीबा होता है ना, अमीबा को मैंने कल आपको बताया भी था। अमीबा भोजन को गर्म कर लेता है, किसके लिए, उस क्रिया को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। अमीबा है, जिधर भी भोजन दिखेगा वो अपनी झिल्ली को क्या करेगा, फैलाएगा और इस प्रकार से भोजन को अंदर ले लेता है अमीबा।
बैक्टीरिया द्वारा अमीबा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली लसीली होती है, लसीली होने के कारण कई प्रकार के कोशिकीय जीव एंडोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को अंदर गर्म कर लेते हैं। लसीलापन होने के कारण उसमें कई प्रकार के वसाय कोशिका, प्रोटीन और कई प्रकार के तेलीय पदार्थ होते हैं, जिसके कारण वो क्या होती है, लसीली नॉर्मल बनी रहती है। आज हमने पढ़ा है कोशिका झिल्ली के बारे में विस्तार रूप से स्टडी की। आप इस पर आधारित नोट्स भी बनाओगे, जो भी मैटर आपको डाउट में कंफ्यूज में उसको आप वापस डायरेक्ट पूछ के उसका डाउट आप क्लियर करोगे। और अभी तक कई बच्चों ने गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब करके आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें। जो कंफ्यूज है डायरेक्ट बात करें और घर बैठ के नोट्स बनाते रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए और अपना काम करते रहिए।